हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। मेरे पिछले वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वो वीडियो एक ही जगह पर रुक गया है, यानी कल 4:30 बजे से वो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो प्लीज़ मेरी सहायता करें, उस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ हमारी जो सीरीज चल रही है कि गत वर्षों में जितने प्रश्न आए हुए प्रकाश रिलेटेड, उससे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश कणों से बना होता है। तो ये बताने वाले जो थे वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक थे न्यूटन। और यही जो नियम दिया था कि प्रकाश जो कण से बना होता है, इस नियम को बोलते हैं हम कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत के बारे में अगर आ जाए क्वेश्चन की कणिका सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश जो है कणों के रूप में होता है। और ये सिद्धांत, कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए, अक्सर ये प्रतिपादित किया, प्रतिस्थापित किया, ये वाले जो टर्म्स है विज्ञान के शब्द है कुछ, तो इन शब्दों पे ना जाए कि प्रतिपादित किया या ऐसे, इनमें ना फंसे। ये शब्द सिर्फ प्रश्न का स्टैंडर्ड यानी कि उसकी भाषा को अच्छा बनाने के लिए लिखे जाते हैं, यानी इसे आप विज्ञान की भाषा बोल सकते हैं। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो दिया था, हाइगेंस ने दिया था। तो इसे आप याद रखें, हाइगेंस। यानी हाइगेंस वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होता है उसका ये तरंग के रूप में संचरण, यानी इसका तरंग सिद्धांत दिया था। और हमें पता है कि प्रकाश जो है तरंग एवं कण दोनों ही रूप में संचरण करता है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली। यानी कि डी ब्रोगली ने बोला था कि प्रकाश की जो है द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत यानी दो प्रकृति, दो तरह का व्यवहार, यानी कि एक तो तरंग के रूप में भी चलता है और एक कण के रूप में भी। ये बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे डी ब्रोगली। यानी इसी प्रकार से जो है एक क्वेश्चन से अनेक सारे, अधिकतर क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार से कवर करने होंगे। हमें भी जब तुम घर पे पढ़ते हो तो इसी प्रकार से पढ़ना होगा, तभी जाके जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम वहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है? तो एक बच्चे अक्सर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद तुम्हारे में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। अब आप बोलेंगे सर अनुप्रस्थ कैसे होगा? 2 तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी अगर ये मान लीजिए तरंग चल रही है, ये इस दिशा में आगे की ओर जा रही है, तो इसकी दिशा के लंबवत माध्यम के कण जो है यहाँ पर इस प्रकार से, अगर मैं इसको बीच में एक रास्ता ये मान लेता हूँ, आप देखिए कि ये तरंग जो है इस दिशा में जा रही आगे की ओर, लेकिन इसके जो कण है देखिए ऊपर नीचे गति कर रही है, यानी इसकी गति के लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी एक आड़ा है तो एक उसके ऊपर सीधा। तो आप खुद सोचिए, आगे की ओर तो ऐसे जा रही है, लेकिन इसके कण हैं ऊपर और नीचे गति कर रही है, यानी कि इसकी गति के लंबवत, यानी जो माध्यम के कण होते हैं उस तरंग के गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं, तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ से आपने एक रस्सी बांधी हुई, और इस रस्सी को आप अपने हाथ में कोई एक व्यक्ति ऐसे पकड़े हुए हैं। जब ये रस्सी को ऐसे हिलाता है तो आप खुद देखिए कि ये रस्सी इस प्रकार से ऊपर नीचे होती है, लेकिन रस्सी की लंबाई अगर देखें तो रस्सी की गति मान लीजिए इस प्रकार से है, तो ये देखिए ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार से हो रही है, यानी इससे लंबवत। तो ये इस प्रकार की जो ये गति कहलाती है तरंग की, ये कहलाती है अनुप्रस्थ। इसको याद रखने का और भी अच्छा तरीका है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश में पे आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, तो इससे आप प्र से याद रख सकते हैं
और अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है ध्वनि की होती है, ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। अब देखो ध्वनि में दैर्ध्य में ध्य आ रहा है, उसमें ध्वनि में भी आधा ध्य आ रहा है, तो आपको इजीली याद रहने वाला है। आज के बाद आपको इस अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अनुदैर्ध्य किस प्रकार से तरंग होती है, आप स्प्रिंग ले लीजिए, ये स्प्रिंग मान लीजिए, ये स्प्रिंग को आपने यहाँ से बांधा है। अब मान लीजिए स्प्रिंग की गति इस प्रकार से है, तो आपको संपीड़न यानी कि ऐसे दबाना है इसको, इस प्रकार से। तो यानी कि मान लीजिए लंबाई भी ऐसे है, इस प्रकार से जा रही है और हम भी इसको ऐसे दबा रहे हैं, तो इसमें जो कण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों ही समान होती है। लंबवत तो इसमें होती है ऊपर नीचे, देखो इसमें ऊपर नीचे नहीं हो रही, यानी कि ऐसे ही दबेगी। यानी कि इसके कण की दिशा यानी कि तरंग की दिशा और कण के कंपन की दिशा दोनों ही समान होती है, एक ही दिशा में होते हैं। ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। आज के बाद आप इसे नहीं रटेंगे, तो इसी प्रकार से आप समझ के पढ़े हर एक चीज़ को। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम फोटोन कहते हैं। अक्सर फोटोन इसलिए कहते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक छोटे छोटे बंडलों पैकेट के रूप में बटा होता है। वो पैकेट यानी ऊर्जा के पैकेट, उन पैकेटों को हम फोटोन कहते हैं। ये 11th और 12th क्लास का पोर्शन है, इसलिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि प्रकाश जो है फोटोन के रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है। तो मैं लिखा देता हूँ प्रश्न, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? फोटोन। फोटोन है एक ऊर्जा के पैकेट है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप 11th 12th की साइंस उठाए, इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कण होते हैं किसके रूप में बटे होते हैं? फोटोन। और फोटोन क्या, एक ऊर्जा के एक पैकेट होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम यहाँ पे कण बोल रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? देखो प्रकाश का वेग जो ज्ञात करने वाले थे वो वैज्ञानिक थे रोमर, यानी रोमर वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश का वेग कितना होता है। और प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप मात्रक भी ध्यान रखें, इसकी घात भी ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा एक कहाँ होता है? निर्वात में होता है, निर्वात में होता है। उसके बाद ये कोई गैस होगी उसमें होगा। उसके बाद गैस के बाद जो है ये द्रव में रहता है, और द्रव के बाद ये ठोस। ये जहाँ पर ये मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब इससे ज़्यादा यहाँ पर, यानी कि गैस में सबसे ज़्यादा निर्वात में होगा, और निर्वात के बाद गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। तो ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखें। इस पर भी अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको गैस दे देगा, कोई गैस का नाम दे देगा, द्रव का नाम दे देगा, बताए कि निम्नलिखित में से प्रकाश की जो किरण है उसका वेग किस में अधिक होगा। तो आप थोड़ा ये जो है सीरीज थोड़ा ध्यान रखें कि गैस, द्रव और ठोस। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है, तो हमें पता है निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात में जो है कोई जगह नहीं। निर्वात एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल यानी कि एक खाली पड़ा रहता है। यानी आप अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष बिल्कुल एक निर्वात का कार्य ही करता है, तो आप उसे ये ऐसे याद रख सकते हैं। यानी अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबे आदमी को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई
होगी। यानी ये 2 मीटर लंबा आदमी दे रहा है आपको। देखिए, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 मीटर लंबाई आदमी हो, यहाँ पर लंबाई किसी भी चीज़ की दे सकता है। बोल सकता है कि 10 मीटर पेड़ को देखने के लिए, या किसी भी वस्तु की लंबाई दे सकता है। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है, कम से कम जो दूरी दी हुई है, यानी जितना ऊंचा कोई वस्तु उसकी आधी दूरी पर, यानी अगर 2 मीटर अगर व्यक्ति लंबा है तो 1 मीटर का कांच होना बहुत जरूरी है। 1 मीटर कांच होगा तो उसके संपूर्ण यानी पूरा प्रतिबिंब उसमें उसको दिख जाएगा। अगर 10 मीटर पेड़ है तो 5 मीटर का क्या होना चाहिए, कांच होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम जो मीटर है, इस मीटर को हम आधा करेंगे, यानी 2 का भाग लगा देंगे। 2 मीटर को में 2 का भाग लगा दीजिए आपको पता चल जाएगा, यानी 1 मीटर। सिर्फ आपको इसका आधा करना है। आधा करने के लिए हम 2 का ही भाग लगाते हैं बेसिकली। तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 2 समांतर दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हम बचपन में इसके साथ खेलते हैं। यानी जब हमारे घर पे 2 दर्पण होते हैं, 2 कांच होते हैं, हम आमने सामने रख करके उसे जरूर चेक करते हैं कि इसके अंदर इस कांच में क्या दिखेगा। तो आप खुद देखते हैं कि जब उन्हें समांतर हम रखते हैं और बीच में से देखने की कोशिश, लगातार एक कांच के अंदर और छोटा कांच, फिर छोटा छोटा, ऐसे करके लगातार हमें जो है कांच दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर प्रतिबिंब जो बनेंगे वो अनंत बनेंगे, यानी अनंत। समानांतर का मतलब होता है एक सीध में। रेल की पटरियां भी कुछ ऐसे ही होती है, एक सीध में, यानी एक पटरी दूसरे के समानांतर, यानी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो अगर 2 कांच ऐसे रखे हुए और बीच में अगर ये कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है तो इसको जो है, इसके प्रतिबिंब जो है अनंत, यानी अनंत बनेंगे अंदर की ओर। पहला प्रतिबिंब इधर बनेगा तो इसका प्रतिबिंब फिर उल्टा इधर, फिर 2 के इधर, फिर इधर, ऐसे करते हुए अनंत प्रतिबिंब उसको दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो व्यक्ति की चाल होती है उसी चाल से ही उस पर टिक करके आ जाता है ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को जरा आप समझें कि क्वेश्चन है अगला, यदि कोई व्यक्ति x चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। देखो, आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने चाल, दूरी और ये ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर किए होंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है। यानी अगर मान लीजिए एक कांच है और एक व्यक्ति इधर से इस कांच की ओर चलता हुआ आ रहा है, इसका वेग हमने माना x। अब अंदर वाला व्यक्ति भी है, ये व्यक्ति भी इसी की ओर आ रहा है। ये भी जब जितनी दूरी से ये चल रहा है, मान लीजिए x, ये भी चल रहा है, जब ये चल रहा है तो इसकी खुद की चाल भी कवर होगी इसमें, और इसकी चाल भी। यानी हमने क्वेश्चन गणित में आपने पढ़ा ही होगा जरूर कि 2 ट्रेनें जब आमने सामने आती है तो इनकी चाल जो होती है जुड़ जाती है। तो यानी एक दूसरे के इधर आ रही है, तो सेम कंसेप्ट इधर है। इसकी चाल x है, इसकी x, यानी कि ये 2x से आता हुआ हमें प्रतीत होगा, यानी दुगनी स्पीड से, यानी 2 गुनी स्पीड से आता हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम चल रहे उतनी सा चाल से वही आ रहा है, यानी अगर मैं जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा हूँ तो ये भी 10 से आ रहा है, आएगा तो है, लेकिन आपको कैसा दिखाई देगा, आपकी चाल यानी आप खुद चल रहे हैं वो भी उसमें जुड़ेगा। इसी प्रकार से यानी कि जो 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है और आप किसी खिड़की में उसे देखते हैं तो दूसरी ट्रेन आपको ऐसा लगता है जैसे ये स्थिर है, बिल्कुल बहुत धीरे जा रही है, क्यों, एक ही दिशा में। लेकिन जब आपकी ट्रेन खुद 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और उल्टी अगर इधर से भी 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोई ट्रेन आ रही है तो वो आपको लगभग 150 की स्पीड से आपको नजर आएगी। क्यों, दोनों ही ट्रेन की चाल जो होती है जुड़ जाती है।
तो विपरीत दिशा में जो चाल जुड़ जाती है तो ये इस प्रकार से विपरीत दिशा हो गई, ये इधर आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब वैसे ये चाल जुड़ जाती है, इसीलिए दो गुनी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जल, कांच व तेल में प्रकाश की चाल किस क्रम में होगी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि जल, कांच व तेल में प्रकाश की चाल किस क्रम में होगी। देखिए क्रम है, क्रम आपको कोई से भी दे सकता है, वो क्रम आपको दे सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पता रखना है। जो सबसे हल्की चीज़, आप खुद अपने आप को प्रकाश मान के चलिए। जिस चीज़ में आप आराम से चल सकते हैं, प्रकाश भी उसमें आराम से चलेगा। बस यही कंसेप्ट है। निर्वात को आप छोड़ दीजिए बस। तो इसके बाद है, यहाँ पर दिया हुआ है जल, कांच और तेल। अब आप खुद सोचिए कि तेल जो है जल से गाढ़ा है, यानी अधिक सांद्र है। तो अगर आपको रोड के ऊपर पानी भर दिया जाए तो जल में तो आप चल लेंगे, लेकिन तेल में जल की तुलना में आप भी कठिन चलेंगे। और अगर मैं कांच की बात करूं, कांच के अंदर चलना है तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम यही कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है। यानी जल जो है, जल में तो प्रकाश की चाल अत्यधिक होगी, उसके बाद जो है तेल में होगी, और उसके बाद कांच में। ये जो चिन्ह देख रहे हो आप, इस चिन्ह का मतलब होता है ये ग्रेटर देन, यानी कि जो मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, यानी इसके अंदर अधिक होगा, फिर इसके अंदर और इसके अंदर। तो ये तो हो गया आपका घटता हुआ क्रम, यानी कि इसके अंदर जल में सबसे अधिक, फिर तेल में, उसके बाद कम, और कांच में और कम, इस प्रकार से। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगे। सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, कितनी होती है। अब सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया हुआ है कि हमें प्रकाश सीधा चलता हुआ दिखाई क्यों देता है। यानी कि सीधा चलता हुआ इसलिए दिखाई देता है कि उसकी तरंगदैर्ध्य जो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें सीधा दिखाई देता। आप खुद सोचिए, अगर उसकी तरंगदैर्ध्य कुछ इस प्रकार से होती तो ये से चलता हुआ हमें टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता, लेकिन तरंगदैर्ध्य उसकी बहुत छोटी होती। इसकी तरंगदैर्ध्य यानी यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा है। अब इसके बाद जो है वापस इसे लेंगे तो ये जो है प्रकाश की ये तरंग जो है वापस यहाँ से रिपीट हो रही, देखिए यहाँ से, लेकिन ये बहुत छोटी होती है। इस प्रकार से मान सकते हैं आप। अब इस प्रकार से आप देखेंगे आप, तो आपको सीधा ही दिखाई देगा। तो ये तो है टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, लेकिन सीधा क्यों, इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम है। तो ये बोल रहा है सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। अब आप बोलेंगे सर एंगस्ट्रम क्या है। तो एंगस्ट्रम यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर इसका वैल्यू होती है। अब आप खुद सोचो कि 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्ध्य है इसकी, प्रकाश की। अब 10⁻⁻10 समझ सकते हैं कि 10 की घात यानी आगे 10 जीरो और लग रहे हैं, और 10 जीरो आगे लग रहे हैं, और माइनस आ रहा है। कुछ मेरे स्टूडेंट होंगे जिनको यहाँ पर माइनस का मतलब नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ कि 10⁻⁻10 का मतलब होता है 1/10⁻10। जब ये बट्टा से ऊपर जाता है तब माइनस हो जाता है घात में, और यहाँ पे 10⁻10 का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए इसे 10 बार जीरो है। लगातार उधर शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी 10 बार जीरो है। अब आप खुद सोचो कि इस 10 बार जीरो का आपको एक में भाग लगाना है तो कितनी छोटी संख्या आएगी। बस यही चीज़ है बस। और इसके अंदर मीटर है, जो भी संख्या आएगी वो मीटर में आएगी। तो सोचिए कि इतना कम मीटर, यानी कि एक के अंदर भी एक जो है इसका कितना भाग है, यानी कि 10⁻10वां भाग। इतनी छोटी उसकी तरंगदैर्ध्य होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर के लंबाई। जब इतनी छोटी लंबाई है, तरंगदैर्ध्य इतनी कम है प्रकाश की, इसीलिए तो वो हमें सीधा चलता हुआ दिखाई देता है। बस यही लॉजिक है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर आप ऐसे कंसेप्ट से याद रखेंगे तो बाकी आज के बाद आपको ये से प्रश्न बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। इसके बाद आपके क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य की
ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? तो मैं आपको अभिक्रिया का नाम बता देता हूं। अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब है कि किसी परमाणु के नाभिक से ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का उत्पन्न होना लगातार। तो इसी प्रकार जो है सूर्य के अंदर जो लगातार हमें ऊर्जा उससे मिलती रहती है, तो ये जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही संभव है। तो इसीलिए अगर आ जाए कि कौन सी अभिक्रिया है तो नाभिकीय संलयन। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आगे सिर्फ वैल्यू है, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। इसके अंदर अब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई लॉजिक लगाना है या पीछे कोई कंसेप्ट है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश है, इसको पृथ्वी यानी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको आने में समय लगता है 8 मिनट और 16 सेकंड। आप इतना ध्यान रखिए कि जब सूर्य से जो प्रकाश है वो यहाँ से लेकर के हमारी पृथ्वी तक आएगा तो इसको 8 मिनट 16 सेकंड लगेंगे। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? मान लीजिए ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि इस सूर्य की यहाँ पर जब प्रकाश आया, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे नाच रहा है या कुछ भी क्रिया कर रहा है, तो इसका जो प्रकाश है आपको, यानी कि ये जब नाचना स्टार्ट किया इसने, ये आपको यहाँ पर इस पृथ्वी की सतह पर लगभग अगर दिखाई देगा तो 8 मिनट 16 सेकंड बाद दिखाई देगा। क्यों? यहाँ से जो है प्रकाश की किरण धीरे धीरे आएगी, यानी कि इससे जो प्रकाश निकला है ये धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए इसको 8 मिनट 16 सेकंड लग जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप कभी घूमने जाए और नदी के दूसरे किनारे पे देखें, नदी के दूसरे किनारे पे अगर कोई व्यक्ति जो है कुछ एक्टिविटी कर रहा हो, यानी कपड़े धो रहा हो या कुछ भी ऐसे चिल्ला रहा हो, कुछ भी, आप खुद देखिए कि आपको उसका प्रकाश तो पहले ही दिखाई दे जाता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। यानी कि प्रकाश जो दिखता है अगर बहुत ही ज़्यादा दूरी हो, अत्यधिक दूरी हो, तो वो आपको क्या है इतने समय में, यानी सूर्य से पृथ्वी में तो 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाते हैं। यहाँ कोई क्रिया हुई है, मान लीजिए, उसको यहाँ पर देखने के लिए आपको 8 मिनट 16 सेकंड लगेंगे। यानी कि प्रकाश की जो यहाँ पर समय है 8 मिनट 16 सेकंड। तो आप इसे इतना याद रखें। फिर अगले बात क्वेश्चन है आगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ये चंद्रमा मान लीजिए, अब चंद्रमा से आपके यहाँ पर इस पृथ्वी पर, पृथ्वी हमने ऊपर वैसे ही बना रखी है, तो इस पृथ्वी के ऊपर, चंद्रमा से पृथ्वी के ऊपर प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड। अब आप सोच सकते हैं कि 1.28 सेकंड ही क्यों लगा? क्योंकि ये अत्यधिक पास में है। हाँ, यानी कि चंद्रमा है अत्यधिक पास में हमारे, इसलिए इसको 1.28 सेकंड ही लगा। अगर ये भी बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक दूर होता तो इसको कितना टाइम लग जाता? इसको भी लगभग इतना ही टाइम। अब इस टाइम की तुलना में ये सिर्फ सेकंड है, सेकंड में आ रहा है 1.28 सेकंड। यहाँ पर ये 8.8 मिनट में चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य और पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है बहुत ही न्यूनतम है, बहुत ही अत्यधिक कम है। ठीक है, तो आप ये डेटा है, सिर्फ याद रखने वाले डेटा है, ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें, इसलिए डेटा आप हमेशा याद रखें। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और एक बार कमेंट जरूर करें कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़े और बेहतर क्वेश्चन भी लेके आए जिससे हमें फ़ायदा हो। तो आपका जो ये कमेंट और एक बार लाइक करना आपका क्या है, हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। बाकी इस लाइक से होता कुछ नहीं है, ना कमेंट से कुछ होता है, बस ये कि हौसला बढ़ जाता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वाकई पढ़ना चाहते हैं। तो इसे अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अरे प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। आप बोलेंगे सर दूरी की इकाई तो हमारे किलोमीटर है, प्रकाश वर्ष में कैसे क्या होगा? तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी यहाँ पर प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो यानी कि प्रकाश द्वारा एक साल में, यानी एक वर्ष में
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, जितनी भी एक साल में ये दूरी चल जाता है इसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, डरने की कोई बात ही नहीं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मैंने अभी ये पिछला क्वेश्चन ही बता दिया है, उसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि इसलिए सीधा हमें दिखता है कि उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। और कितनी होती है बताया हुआ है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 यानी 6800 एंगस्ट्रम तक। और एक एंगस्ट्रम का मान भी बताया था 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि फेफड़ों का यानी कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? किस कैंसर का कारण बनती है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि त्वचा कैंसर। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे कि फेफड़े में कैंसर या मुंह में कैंसर, अलग अलग आपको ऐसे कैंसर के नाम मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ त्वचा कैंसर यानी कि यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अब नाम पराबैंगनी किरणें क्यों है? क्योंकि परा मतलब होता है किसी चीज़ से परे, यानी ऐसे गानों में भी हम सुनते हैं कि दुनिया से परे, सातों आसमान से परे। तो परे का मतलब होता है और आगे, और बैंगनी यानी बैंगनी कलर से भी आगे, तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट किरणें नाम दिया गया है, यानी पराबैंगनी। पराबैंगनी, पराबैंगनी मतलब आगे, बैंगनी कलर से भी आगे वाली किरणें। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? तो हमें ध्यान रखना है सिर्फ त्वचा कैंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये सीरीज जो है हमें काफ़ी पसंद आ रही है। आप ऐसे ही प्रश्न हमारे साथ लेकर के आया करें, जिससे हमारा गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो रुझान है बढ़ता रहे और हम कहीं ना कहीं सफल हो। इसी के साथ मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।